मेरी YouTube क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर में आगे बात करेंगे। अध्याय 6 और अध्याय 6 केंद्र सरकार से संबंधित है, यानी राजनीति विज्ञान का खंड और राजनीति विज्ञान खंड का दूसरा भाग और क्रम से जो अध्याय नंबर है वो 6 है। अब इस अध्याय के एक बार अंक भार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके अंक भार कितने हैं। देखो अंक भार, ये अध्याय है 7 नंबर का, 7 अंक, और एक क्वेश्चन आता है और वो कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। देखो इस अध्याय की खास विशेषता ये है कि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन आता है और वो कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का वो क्वेश्चन आता है। तो हम अब इस अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार में कौन कौन सी व्यवस्थाएं चल रही है, किस किस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो बन रही है, उनसे संबंधित पूरे सार से कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। लेकिन एक बात मैं ये बताता हूं कि इस अध्याय को हम 2 खंडों में पढ़ेंगे। इसमें खंड ए और खंड ब, यानी एक वीडियो में आधा अध्याय लेंगे और दूसरे वीडियो में आधा अध्याय लेकर के 2 वीडियो में इस अध्याय को हम पूरा करेंगे। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले यहां पर दे रखा है, देखो केंद्र सरकार, उसके बाद आती है राज्य सरकार, राज्य सरकार, इसके बाद तीसरी आती है स्थानीय सरकार। जो हमारा अध्याय नंबर 7 है, अध्याय नंबर 7 है, वो दे रखा है राज्य सरकार से संबंधित। इसका मतलब अगले अध्याय में हम राज्य सरकार से संबंधित पढ़ेंगे, यानी ये एक क्रम चलता रहता है, सरकार का एक क्रम चल रहा है, ऊपर केंद्र, उसके बाद राज्य, उसके बाद स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का कक्षा 9 में अध्याय दे रखा है, कक्षा 10 में स्थानीय सरकार का अध्याय नहीं दे रखा है, ये सिलेबस में नहीं है। तो आज हम केवल बात करेंगे किसकी, केंद्र सरकार की, उच्च स्तर की सरकार की। लेकिन सबसे पहले सरकार की परिभाषा क्या होती है, सरकार की परिभाषा या सरकार का अर्थ, सरकार का अर्थ। अब सरकार का अर्थ हम देखेंगे कि ये एक राज्य के रूप में, यानी सरकार एक भावात्मक अवधारणा है। सरकार एक, यहां पर है राज्य, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो अमूर्त संस्था होती है, जो अमूर्त संस्था होती है, इसे मूर्त संस्था में बदलने को ही सरकार कहते हैं, या मूर्त स्थिति में बदलने, मूर्त स्थिति में बदलने या रूप देने, मूर्त, इसे मूर्त रूप देने वाली संस्था सरकार कहलाती है, सरकार कहलाती है। ये तो हो गई यहां पर सरकार की परिभाषा। एक बार फिर आराम से हम देखें, देखो सरकार का अर्थ, राज्य एक अवधारणा, चाहे राज्य नाम आए चाहे देश नाम आए, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो अमूर्त संस्था होती है, इसे मूर्त रूप में देने वाली संस्था को ही सरकार का नाम दिया जाता है। अमूर्त का मतलब ये होता है कि उसकी कोई निश्चित प्रणाली नहीं होती है, उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, उसका निश्चित स्वरूप देने वाला भाग ही क्या कहलाता है, सरकार का स्वरूप कहलाता है। तो यहां पर तो परिभाषा हो गई सरकार की। अब सरकार के बाद हम देखेंगे सरकार के अंग कितने हैं। यहां पर कौन सी सरकार पढ़ रहे हैं, ऊपर देखो केंद्र सरकार, ऊपर नाम रहेगा केंद्र सरकार का, यानी सरकार का भाग कौन सी सरकार का पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार। अब यहां पर आएगा सरकार के अंग,
सरकार के अंग, और सरकार के अंग होते हैं 3, 1, 2 और 3। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के अंग होते हैं 3, और 3 अंगों में देखो कौन कौन से अंग है। नंबर 1 बनता है व्यवस्थापिका, पहला अंग बनता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग बनता है कार्यपालिका, और तीसरा भाग बनता है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है। यानी केंद्र सरकार के 3 अंग बनते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके 3 ही अंग बनेंगे। पहला अंग बनता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग बनता है कार्यपालिका, और तीसरा अंग बनता है न्यायपालिका। और इस पूरे अध्याय में, यानी इस पूरे अध्याय में इन तीनों अंगों से ही संबंधित हम वर्णन करेंगे, और इन्हीं में से ही प्रश्न बनाया जाएगा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम शुरुआत कहां से करेंगे? व्यवस्थापिका से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम कार्यपालिका तक पहुंचेंगे, उसके बाद हमें न्यायपालिका तक पहुंचेंगे। तो सरकार का यही रूप है। ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है कि सरकार के जो अंग है उनको पहले हम अलग अलग देखें, उसके बाद हम उनको एक एक के रूप में उनका वर्णन करें, ताकि वो समझ में वो आसानी से आ सके। अब मैं ये चार्ट तो मिटा रहा हूं, लेकिन पहला खंड 1 नंबर हम ये लेंगे व्यवस्थापिका। इसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, इसको संसद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? संसद होता है, जो भारत में नियमावली बनाने की एक उच्च स्तर की संस्था होती है। अब सरकार के अंग में पहला भाग हम ले रहे हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के भी 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका या इसका दूसरा नाम यहां पर मैंने पोस्टर में लिख दिया है संसद। इसका दूसरा नाम क्या होता है? संसद। यानी या तो हम व्यवस्थापिका कह सकते हैं या इसको हम संसद कह सकते हैं। और ये व्यवस्थापिका 2 प्रकार की होती है। ये व्यवस्थापिका है, ये भी 2 प्रकार की होती है। केंद्र सरकार नहीं, अगर पूरे भारत की बात करें तो ये केंद्र सरकार यानी संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो संघीय व्यवस्थापिका होती है और एक राज्य व्यवस्थापिका होती है। तो यहाँ पर जो व्यवस्थापिका हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? संघीय व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्थापिका नहीं पढ़ रहे। राज्य व्यवस्थापिका तो हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर जो 7 है वहां पर राज्य व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, जिसमें हम विधानसभा पढ़ेंगे। और यहाँ पर केंद्र की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संसद। जिसका नाम क्या है? संसद। अब यहां पर संसद के भी 3 अंग होते हैं। देखो, संसद के भी 3 अंग होते हैं। इसका पहला अंग बनता है लोकसभा, इसका दूसरा जो भाग बनता है वो बनता है राज्यसभा, और इसका तीसरा अंग बनता है वो बनता है राष्ट्रपति। ये इसके हो गए संसद के 3 अंग। इन तीनों को मिलाकर के ही एक नाम दिया गया। देखो, इस संसद की जो शुरुआत है वो अनुच्छेद 79 में हुई थी, लोकसभा की शुरुआत अनुच्छेद 81 में हुई थी, राज्यसभा की शुरुआत है वो अनुच्छेद 80 में हुई थी, और राष्ट्रपति पद की जो शुरुआत है वो अनुच्छेद 52 में हुई थी। राष्ट्रपति पद का सर्जन किया गया था, वो कब किया गया था? अनुच्छेद 52 में किया गया था। तो ये अनुच्छेद इतने याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तो पता होना चाहिए कि संसद के अंग कितने हैं। संसद के अंग वो 3 अंग है। अब इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे आगे लोकसभा, और लोकसभा की प्रणाली के रूप में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर खंड लोकसभा। इसको मिटा सकता हूं मैं? चलो, इसी के नीचे ले रहा हूं मैं। लोकसभा सदस्य वर्तमान में है 545। ये तो है सदस्य। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 545। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या ये राष्ट्रपति इसको 5 वर्ष पूर्व भी इसको लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर। उसके बाद इनका न्यूनतम आयु
न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अब ये 3 पॉइंट इसके मुख्य बनते हैं। अब ये 545 सदस्यीय राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से और केंद्र शासित प्रदेशों में से चुने जाते हैं और 2 सदस्यीय मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत 2 सदस्यीय वो मनोनीत किए जाते हैं किसमें? लोकसभा में। उसके बाद आती है बात राज्यसभा की। तो राज्यसभा के वर्तमान सदस्य 245। कितने? 245। इनका कार्यकाल 6 वर्ष। ये एक स्थायी सदन है, ये स्थायी है और ये एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। ये तो स्थायी है और ये अस्थायी सदन है। और यहां पर इनकी न्यूनतम आयु इसकी होती है 30 वर्ष। 30 वर्ष। ये तो संक्षेप में हमने पढ़ दिया है। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। अब संक्षेप में अगर राष्ट्रपति के बारे में पढ़े तो मौखिक बता रहा हूं मैं, वह भारत का प्रथम नागरिक है, प्रथम सम्मानीय नागरिक है। तो इसकी योग्यता में यह बनता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वो कोई दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। वो लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। एकल संक्रमण पद्धति द्वारा वो निर्वाचित होता है। उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से वो शपथ दिलवाता है। ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको मौखिक ही बताई। अब देखो, अब हम ले रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं उनकी शक्तियां। लोकसभा भी हमने पढ़ा। अब लोकसभा के एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही एक अध्यक्ष को चुना जाता है और उन्हीं में से एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, ये मैंने यहां पर लोकसभा बना दिया। देखो, ये लोकसभा बना है। यहां पर सदस्य कितने हैं? 545। इनमें से एक होता है अध्यक्ष और एक होता है दूसरा उपाध्यक्ष। इनका निर्वाचन कौन करते हैं? ये सदस्य करते हैं। इन्हीं सदस्यों के द्वारा इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होता है? निर्वाचन। अब किसकी शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं हम? शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं इस अध्यक्ष की। यानी जो अलग से एक कुर्सी पर यह बैठा रहता है, यह सबसे उच्च स्तर का व्यक्ति होता है इन सभी सदस्यों में। इनके शक्तियों के बारे में हम वर्णन करेंगे। इनके शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। पहली शक्ति इसकी बनती है 1 नंबर शक्ति, बैठक की अध्यक्षता करना। बैठक की अध्यक्षता करना, यह पहली शक्ति है इसकी। यानी दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? ये जो कुर्सी पर बैठा है लोकसभा अध्यक्ष, ये करता है। ये लोकसभा अध्यक्ष है यहां पर। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी दोनों सदनों की संयुक्त रूप से जब बैठक होती है तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहली बात तो ये हो गई उसकी बैठक। नंबर 2, कार्य प्रणाली एवं कार्यवाही। ये कार्य यानी लोकसभा के कार्य जो निर्धारित किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के। और कार्यवाही की जाती है, यानी कौन से सदस्य को बोलने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, किस सदस्य को कितना बोलने का अधिकार है, या वो कौन कौन से शब्द बोलने के काम में ले सकता है। इस प्रकार के जो अधिकार है वो किसके पास है?
वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है, किसी भी सदस्य को जब चाहे तब बैठा सकता है, या वो सदन से बाहर भी उसको कर सकता है। जब वो अपशब्द कोई बोले या कोई ऐसी अपमानित कोई बात करे तो उसको वो सदन से निष्कासित भी कर सकता है। उसके बाद सदन में जो समितियां होती है, सदन यानी लोकसभा सदन, लोकसभा सदन की समितियों का सभापति, ये लोकसभा में कुछ ऐसी छोटी छोटी समितियां बनी जाती है 4-5, उन समितियों का जो सभापति होता है वो भी कौन होता है? ये लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष ही उन समितियों का अध्यक्ष होता है। यानी जो छोटी समितियां बनाई जाती है, कुछ विशेष निर्णय दिए जाते हैं उनको या कार्य दिए जाते हैं, उन पर वो विचार करते हैं, तो उनके जो फिक्स सदस्य होते हैं उनका सभापति बनता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही बनता है। उसके बाद अगला जो कार्य बनता है, इसकी शक्ति बनती है, वो बनती है नंबर 4 धन विधेयक। धन विधेयक ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बनती है। धन विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बनती है कि धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बगैर लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। लोकसभा की अनुमति, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य बनता है कि ये विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, वो उसकी जांच करता है। अगर धन विधेयक है तो लोकसभा की अनुमति यानी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उसके बाद संसद और राष्ट्रपति 5 नंबर है। संसद व राष्ट्रपति के बीच पत्राचार। संसद में राष्ट्रपति के बीच पत्राचार कहने का मतलब संसद की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाना और राष्ट्रपति की सूचना संसद तक लेके आना, ये कार्य है वो भी किसका है? इसे लोकसभा अध्यक्ष का है। तो यहाँ पर हमने लोकसभा अध्यक्ष की ये यहाँ पर शक्तियां पढ़ी है। कितनी शक्तियां पढ़ी है? 5 विस्तार से वर्णन आ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष की 5 शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और नंबर कितने का आ सकता है? 7 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट है वो बता दिए, उनका सार है वो मैंने बता दिया है। अब आपके हाथ में है कि इनका वर्णन आप किस आधार पर करते हो। शब्द सीमा इसकी याद रखना है आपको, शब्द सीमा 150 से अधिक होनी चाहिए। शब्द सीमा 150 से अधिक होनी चाहिए। अगला टॉपिक लेने से पहले थोड़ी मार्कर में स्याही की कमी हो गई है, तो मैं इसकी पूर्ति कर देता हूं एक बार। चलिए अब हम लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा पिछली बार का प्रश्न आ चुका है। राज्यसभा जो सदन का दूसरा भाग बना हुआ है वो क्वेश्चन आ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस पार्ट में एक स्थिति ये और बनती है कि क्वेश्चन मिलता है अथवा में, तो वहां पर जो आया हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता शायद तक इस रिवाइज में आवश्यकता करने की उतनी जरूरत नहीं है। तो मैं इसका अगला टॉपिक ले रहा हूं कि संसद के कार्य एवं शक्तियां कौन सी है, ये टॉपिक मिटा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन ही बढ़ा, यहां पर देखो, संसद की कार्य व शक्तियां ये प्रश्न आ सकता है अगली बार का मोस्ट प्रश्न बन रहा है ये आप मोस्ट लगा लेना। संसद की कार्य एवं शक्तियों का प्रश्न एक अथवा में आपको जरूर मिल जाएगा, इससे संबंधित जरूर मिल जाएगा। तो इसके पॉइंट है वो ढंग से पढ़ना, आप प्रत्येक पॉइंट पर आप ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 हम लेते हैं इसका विधायी शक्ति। विधायी शक्ति
पहला पॉइंट ये बनता है विधायी शक्ति, यानी संसद का कार्य ये बनता है कि कानून बनाना। जो संसद के अंग है उन अंगों के माध्यम से लोकसभा राज्यसभा उनमें विधेयक पेश किया जाता है, उसके बाद में दोनों में चर्चा होती है, उनमें बहुमत के साथ वो पारित होता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और कानून का रूप वो लेता है जब राष्ट्रपति मोहर लगाता है। तो ये प्रक्रिया कहां पर पूरी होती है, विधेय प्रक्रिया कहां पर पूरी होती है, ये संसद में होती है। तो कहने का मतलब है संसद में विधायी शक्ति की प्रणाली पूरी होती है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उनमें दोनों सदन यानी संसद के दोनों सदन है वो भाग लेते हैं। तो ये विधायी शक्ति का पहला पॉइंट है, यहाँ पर पूरा होता है। नंबर 2 स्थिति बनती है संविधान संशोधन की। दूसरा पॉइंट कौन सा बनता है, संविधान संशोधन की। पॉइंट नंबर 2 है संविधान संशोधन। ये लीजिए, संविधान संशोधन का मतलब है कि संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उनमें कुछ बदलाव करना, उनमें कुछ और चीजें जोड़ना। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की शक्ति है वो किसके पास है, वो संसद के पास है। अब संसद का मतलब ये हुआ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ विशेष संविधान संशोधन में भारत के 15 राज्यों के विधानसभा सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी 15 राज्यों की विधानसभा को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार का संविधान संशोधन होता है तो उसमें उनको भी सम्मिलित किया जाता है। अब संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 आती है, यानी संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। ये पॉइंट नंबर हो गया 2, यानी दूसरा पॉइंट है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। अब पॉइंट नंबर 3 की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं ये बता रहा हूं कि संविधान संशोधन की जो प्रणाली है वो संसद में ही पूर्ण हो सकती है और ये अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रणाली है वो ली गई है। नंबर 3 है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्तियां, ये लीजिए, प्रशासनिक शक्तियों का मतलब ये है कि कार्यपालिका पर निगरानी रखना। कार्यपालिका वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहती है, कार्यपालिका लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका के निर्णयों की बार बार जानकारी प्राप्त करना, कोई भी अगर वहां का जो सांसद है वो अगर सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो उनको वहां पर रोकते हुए के रूप में बुलाना। तो इस प्रकार से उनकी जांच करना, उनके कार्यों की जांच करना, उनके कार्यों की समीक्षा करना, ये सारा कार्य है वो प्रशासनिक प्रणाली के रूप में किसकी शक्ति है, वो संसद की शक्ति है। और प्रशासनिक कार्यों में ये भी होता है कि उसमें राष्ट्रपति, यानी जो ये संसद का अंग है, राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका के जो कैबिनेट के सदस्य बनते हैं उनको वो शपथ दिलाते हैं। और ये अगर उनमें से कोई भी कार्य सही रूप से, कार्यपालिका के जो सदस्य सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो पूरे मंत्रिमंडल को भंग भी किया जा सकता है, मंत्रिमंडल को हटाया भी जा सकता है। ये शक्ति भी इनके पास है। अब उनके बाद में अगली जो शक्ति बनती है वो शक्ति नंबर है 4, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, अब वित्तीय शक्ति का मतलब यह है कि धन विधेयक, जब देश के लिए जो बजट पेश करवाया जाता है, ये कहने का मतलब जो बजट पेश किया जाता है तो लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी बजट न तो पेश किया जा सकता, नहीं उस राजकोष से राशि निकाली जा सकती है। किसी भी योजना के लिए राजकोष से राशि राष्ट्रपति और संसद की अनुमति के बगैर नहीं निकाली जा सकती। उनमें कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, कुछ ऐसे विशेष अधिकार होते हैं जिसमें केवल लोकसभा में ये पेश किया जाता है। लोकसभा में वो सरकार का बहुमत होता है तो वो राशि लगभग अटकती नहीं है, वो जितना पास करवाना चाहते हैं वो लगभग पास करवा लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उनकी भागीदारी उस वित्तीय भाग में महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अगली जो शक्ति इसकी बनती है वो निर्वाचन संबंधी शक्ति बनती है। शक्ति नंबर 5, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अब ये लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचन किस किस का करते हैं, ये करते हैं राष्ट्रपति का करते हैं, ये करते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेंगे। और उपराष्ट्रपति के सदस्य है वो सारे निर्वाचित और मनोनीत दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग इसमें ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य है वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब अनुच्छेद 66 के अनुसार, अनुच्छेद 66 के अनुसार निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन होता है किसका, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये सारी शक्तियां वो किससे संबंधित है, संसद के कार्य एवं उनकी शक्तियां। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 7 नंबर का प्रश्न आ सकता है। शब्द सीमा आपको 150 से अधिक ही रखनी है, कम में नहीं रखनी है। आपको इनका वर्णन करना है, आपको ये पॉइंट है वो अच्छी तरीके से आने चाहिए। मेन बात तो यही है, अगर आप वो पॉइंट अच्छी तरीके से आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी समस्या 70% तक हल हो गई है। उसके बाद आप इसका सारे वो याद कर सकते हो आसानी से, और इन पॉइंटों के माध्यम से आप उनका वर्णन भी कर सकते हो। इसके बाद संसद के बाद हम लेंगे लोकसभा की शक्तियां एवं उनके कार्य। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। इससे पहले हमने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा की शक्तियों में ज्यादा अंतर नहीं है। नंबर 1 शक्ति इसकी बनती है विधायी शक्ति। कौन सी बनती है, विधायी शक्ति। ये विधायी शक्ति कानून, यानी कोई भी विधेयक है वो दोनों सदनों में से किसी में पेश किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि विधायी शक्ति में धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अगर यहां से किसी भी प्रकार का कोई अधिवेशन पास होता है तो उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और 14 दिन के अंदर वो दूसरा सदन यहाँ पर पेश करेगा। मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहता है। यानी मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहता है। अगर वो अपने बहुमत साबित यहाँ पर नहीं कर पाता है तो सरकार गिर जाती है। तो ये पहली शक्ति बनती है किसकी, लोकसभा की। लोकसभा की ये पहली शक्ति है। नंबर 2 बनती है वित्तीय शक्ति। नंबर 2 वित्तीय शक्ति। और ये वित्तीय शक्ति दी गई है कब, अनुच्छेद 109 के अनुसार। अनुच्छेद 109 के अनुसार ये वित्तीय शक्ति लोकसभा को दी गई है कि जो भी धन विधेयक है, जो भी धन विधेयक है वो धन विधेयक किसमें पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। वो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में पेश नहीं होगा। राज्यसभा में भेजा जाएगा लेकिन केवल राज्यसभा में एक औपचारिकता पूरी करने के उद्देश्य से ही भेजा जाता है। वहां पर उनकी कोई भी बात, कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी। अगर वो वहां से नकार भी देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां से ये धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति है वो भी मना नहीं कर सकता। बाकी विधेयकों को राष्ट्रपति है वो फिर से संसद में भेज सकता है, लेकिन इस धन विधेयक को राष्ट्रपति भी नहीं भेज सकता, क्योंकि ये एक मंत्रिमंडल के द्वारा एक विशेष अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 109 के अनुसार एक विशेष अधिकार दिया गया, किसको, ये लोकसभा को दिया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 बनता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब कार्यपालिका में देखो कौन कौन आते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री भी आता है, उनके जितने भी मंत्री है, चाहे वो कैबिनेट के हैं, राज्य का, चाहे वो उप मंत्री हो, यानी सभी प्रकार के जो मंत्री है वो सम्मिलित होते हैं। वो सारे के सारे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का भी महाभियोग लगाया जा सकता है संसद में। और मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री है वो अगर बहुमत साबित नहीं करते हैं, लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होते हैं, तो मंत्रिमंडल भंग होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर ये शक्ति भी लोकसभा के पास है, कौन सी,
की कार्यपालिका पर वो नियंत्रण रखती है, बार बार वो पूछ भी सकते हैं, उनको ये अधिकार है कि आप कौन सा कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो इसका लोकसभा की शक्ति बन रही है नंबर 4, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में पूरी संसद काम करती है। संविधान संशोधन में देखो लोकसभा भी काम आती है, लोकसभा, राज्यसभा, और मैंने बताया कि कुछ विशेष संविधान संशोधन में राज्य के 15 राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी लोकसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सम्मिलित रूप से, ये शक्ति है वो सम्मिलित रूप से राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां है वो सम्मिलित रूप से ही यहाँ पर काम करती है संविधान संशोधन से संबंधित। उसके बाद है निर्वाचन से संबंधित, 5 नंबर है निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो ये शक्तियां कुछ ऐसी है जो एक दूसरे में मिली हुई है, कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो एक दूसरे में मिली हुई है, कॉमन है। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। यहाँ पर 2 सदस्य मनोनीत है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। बाकी सदस्य लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? केवल लोकसभा सदस्यों की ही बात हो रही है। तो ये जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हो गई 5, और ये 5 शक्तियां आप पूरी तैयार रखना, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की या लोकसभा सदन की शक्तियां हैं वो भी आसानी से पूछी जा सकती है। मैंने लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां भी बता दी, और लोकसभा खुद स्वयं यानी एक जो सदन है उसकी शक्तियां भी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की। तो उसमें राष्ट्रपति की पहले तो योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके पदच्युति यानी पद से हटने की प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से शुरुआत होती है, यानी भारत का प्रथम सम्मानीय व्यक्ति। भारत का प्रथम सम्मानीय व्यक्ति। भारत के लिए अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। अनुच्छेद 53 के अनुसार समस्त कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी यहां पर कार्यपालिका है, समस्त कार्यपालिका वो राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो दिल्ली और एक पांडुचेरी है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोनों सदनों और विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और ये निर्वाचन की प्रणाली कैसी रहती है? एकल संक्रमण मत पद्धति, एकल संक्रमण मत पद्धति, एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा। अब ये एकल संक्रमण मत पद्धति है क्या? ये एकल संक्रमण मत पद्धति है
कि केंद्र सरकार के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य अपने एक एक मत के मूल्य के आधार पर जो वहां पर वोटिंग करते हैं उसी को एकल संक्रमण मत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक निश्चित कोटा यानी न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं उनको न्यूनतम कोटा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वो न्यूनतम कोटा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? वो वेद मतों की संख्या बट्टा उम्मीदवारों की संख्या। उम्मीदवारों की संख्या भाग 1000। यह सूत्र बनता है न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का। यह सूत्र किसका बनता है? न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का एक सूत्र बनता है। तो यह प्रणाली चलती है निर्वाचन से संबंधित एक शॉर्ट के रूप में चल रही है। अब उसके बाद निर्वाचन की प्रणाली के रूप में हमने ये बात कर ली कि लोकसभा के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करने की शर्त ये रहती है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, देखो प्रश्न क्या बनेगा, निर्वाचन व पदच्युति प्रणाली को समझाइए। ये प्रश्न बन सकता है, यहां से है जैसे का जैसा बन सकता है। तो यहां पर निर्वाचन प्रणाली में ये प्रक्रिया समझानी है और पदच्युति यानी पद से हटाने की प्रक्रिया हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो राष्ट्रपति पद से हटने की प्रणाली, पद से हटने की प्रणाली या पद्धति भी कह सकते हैं, पद्धति। अब ये पद्धति कैसे होती है ये हमने संसद माना है। ये बॉक्स किसका माना है? संसद। इसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है और इसमें राष्ट्रपति भी है। अब ये पूरी बन गई संसद, संसद बन गई। अब एक भारत का बना हुआ संविधान, ये यहां पर बना हुआ संविधान। अब अगर ये राष्ट्रपति संविधान का किसी प्रकार से अगर उल्लंघन करे, ध्यान देना इस दोनों बॉक्सों पर, अगर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से संविधान में कोई अगर इस प्रकार से बेईमानी करता है या कहने का मतलब उनका किसी प्रकार से विद्रोह करता है, नियमों का सही रूप से पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि उनमें से एक राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग पेश किया जाता है। यहां से क्या पेश किया जाएगा? महाअभियोग। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग की प्रणाली दायर की जाती है। लेकिन इससे पहले 1/4 सदस्य सहमत होने चाहिए। पहले तो 1/4 सदस्य अगर सहमत हो गए तो ये महाभियोग की स्थिति, ये मैंने तीर का निशान लोकसभा की तरफ लगाया है, लेकिन ये तीर का निशान दोनों तरफ जा सकता है। यानी ये महाभियोग की प्रणाली लोकसभा से भी शुरू हो सकती है और ये राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। अगर 1/4 सदस्य सहमत हो गए तो ये सदस्य है वो राष्ट्रपति जी को बता देंगे 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले बता देंगे कि आप पर महाभियोग शुरू किया जा रहा है।
इस मुद्दे पर किया जा रहा है आपने संविधान का हनन किया है, आपने उनके नियमों का पालन नहीं किया है। संविधान इसको 14 दिन पहले अवगत करवा दिया। अब मान लीजिए ये महाभियोग चल रहा है लोकसभा में, यहां से अगर वो 2/3 के साथ पास हो गया, ये सॉरी 2/3 के साथ अगर वो पास हो गया, तो पास होने के बाद ये जाएगा किसके पास? राज्यसभा के पास। यहां पर ये अगर 2/3 के साथ ये पास हो गया विधेयक, तो ये फिर से कहां पर आएगा? लोकसभा के पास। लेकिन उस समय राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो अपनी तरफ से कोई बात रख सकता है, कोई बात कह सकता है, उनको ये छूट रहती है। लेकिन दोनों सदनों में जब ये विधेयक महाभियोग पास हो गया, तो उसी दिन से, यानी जिस दिन से ये महाभियोग शुरू हुआ था, उस दिन से राष्ट्रपति जी पद से हटे हुए माने जाएंगे। ये पद से हटने की प्रणाली है जो मैंने इन 2 बॉक्सों के माध्यम से बता दिया है कि अगर वो संविधान का हनन करेंगे, संविधान में किसी प्रकार की अगर वो ऐसी कमी दिखाएंगे जो नियमों के खिलाफ है, उल्लंघन करेंगे अगर संविधान का, तो उन पर अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाया जा सकता है। उसी को कहते हैं पदच्युति या पद से हटाने की प्रणाली या महाभियोग की प्रणाली। इसका दूसरा नाम ये भी आ सकता है महाभियोग की प्रणाली। तो मुझे ये लग रहा है कि ये टॉपिक आपके आसानी से ये समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके कार्य। ये लीजिए, यहां से भी पर्सन मोस्ट बन रहा है। मैंने 2 पर्सन यहां पे मोस्ट बताए, एक तो संसद वाला और 1 पर्सन मोस्ट बता रहा हूं मैं राष्ट्रपति वाला। मोस्ट पर्सन इन दोनों में से तो 1 पर्सन आपको 100% मिलेगा, राष्ट्रपति वाले पर्सन में से और संसद वाले में से, इन दोनों में से तो 1 पर्सन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहां से पर्सन अथवा मत है, तो इनको अच्छी तरीके से आप याद करना। अब राष्ट्रपति की शक्तियां होती है 2 प्रकार की। इसकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो है सामान्यकालीन, सामान्यकालीन शक्ति, और दूसरी शक्ति होती है संकटकालीन, संकटकालीन शक्ति या शक्तियां। अब दोनों एक साथ नहीं पूछी जा सकती, दोनों में से एक दी जाएगी। यानी राष्ट्रपति की शक्तियां कार्यों में से एक दी जाएगी, या तो ये सामान्यकालीन पूछी जाएगी या पूछी जाएगी संकटकालीन शक्ति। लेकिन मेरे अंदाज से सामान्यकालीन शक्तियां आपको पूछना ज्यादा मोस्ट लग रहा है। ये शक्तियां 7 नंबर के क्वेश्चन में पूरी बन रही है, तो पूछी जा सकती है, या इसको खंडों में पूछा जा सकता है। इसकी संकटकालीन शक्ति और इसके निर्वाचन की शक्ति, निर्वाचन पद्धति पूछी जा सकती है, किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। लेकिन ये पर्सन मोस्ट बन रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 नंबर शक्तियों की बात कर रहे हैं। वो कौन सी की बात कर रहे हैं? सामान्यकालीन शक्ति की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, सामान्यकालीन शक्ति, और सामान्यकालीन शक्ति का जो भाग बंटा है, सामान्यकालीन जो शक्ति का जो भाग बंटा है, उसमें हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो शक्तियों का जो भाग है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो शक्ति बन रही है, वो शक्ति बन रही है कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। अब कार्यपालिका की शक्ति का मतलब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना, मेरे मौखिक बात पर ध्यान देना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। जितने भी जो मंत्री है, उनको शपथ दिलाने की और उनको पद की नियुक्ति के रूप में जो स्वीकृति है वो कौन देता है? वो राष्ट्रपति देता है। उच्च अधिकारी है, जैसे महाधिवक्ता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उन अधिकारियों की जो केंद्रीय संघ आयोग है, उनके अधिकारियों की नियुक्ति है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर 1 नंबर शक्ति तो ये बन गई कौन सी?
कार्यपालिका संबंधी शक्ति। उसके बाद है उसमें और भी है कुछ, जैसे शासन संचालन संबंधी शक्ति, शासन किस प्रकार से चलाया जा रहा है उनके बारे में निगरानी रखना, बार बार वो मंत्रियों से चर्चा करना, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बीच में जो वार्तालाप है उनके बीच में ये चर्चा करते रहते हैं, उनसे वो सारी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। ये शक्ति भी उसके पास है। विधायी शक्ति यानी जो कानूनी शक्ति है, जो नियम बनाने की शक्ति है, या कुछ नियम ऐसे होते हैं जो ग्रह लग जाते हैं उनके बारे में शक्ति है, वो भी इसी के पास रहती है। वित्तीय शक्ति, धन विधेयक जब पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता, उनको पूछना अनिवार्य होता है। उनकी अनुमति के बाद ही धन विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। कुछ न्यायिक शक्तियां होती है कि न्यायालय में जो न्यायाधीश है जो निर्णय लेता है, तो कुछ ऐसी स्थिति आती है कि जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से परामर्श लेता है, या राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में न्यायाधीश को पूछ भी सकता है, या उनसे परामर्श भी ले सकता है, या उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भी है। ये सारी की सारी घटनाक्रम किसमें आ गई? कार्यपालिका शक्ति में आ गई। ये आपको विस्तार से पढ़ना होगा, किसमें? बुक से पढ़ना होगा। जो बात मेरी मौखिक आपको याद रही है वो मौखिक बात आप याद रखना, और जो बात मौखिक याद नहीं रही है वो बात आप पढ़ करके या उसके बाद में भी दे सकते हैं। नंबर 2 हम बात करें, उसके बाद में भी देखो उच्च अधिकारियों की शक्ति भी आ गई, शासन संचालन की आ गई। वैदेशिक शक्तियां यानी विदेशों में जो कुछ संधियां होती है, कुछ गुप्त दूतों की नियुक्ति होती है, वो भी कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। और उसके बाद जो कुछ सैनिक, कहने का मतलब तीनों सेना है, उन सेना का जो प्रमुख होता है वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद 2 नंबर शक्ति है विधायक। मैंने शॉर्ट में सारे बता दिए। विधायी शक्ति, अब विधायी शक्ति का मतलब है कानूनी शक्ति, जो संसद में दोनों सदनों में कोई भी विधेयक पेश होने के बाद अंतिम जो मोहर लगती है वो किसके द्वारा लगाई जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। उसके बाद वित्तीय शक्ति, 3 नंबर वित्तीय शक्ति, यानी कहने का मतलब जो धन विधेयक है, धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति यानी राष्ट्रपति से परामर्श लेकर के ही दोनों सदनों में भेजा जाता है, या लोकसभा में, दोनों सदनों में लोकसभा में भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें मना नहीं कर सकता। इसमें ये शक्ति लिए राष्ट्रपति इसमें मना नहीं कर सकता। इसके बाद है न्यायिक शक्ति, 4 नंबर न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति यानी न्यायालय से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना या समाधान की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति के पास पूर्ण रूप से रहती है। जैसे हम 2 नंबर की बात करें कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में कार्यों का प्रशासनिक स्वरूप देखना या सदस्यों को मनोनीत करना, यानी लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है वो 14 सदस्य, 12 राज्यसभा 2 लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। कोई भी विधेयक जो है उस पर विशेषाधिकार इसी का रहता है। जैसे दोनों सदनों से कोई विधेयक पास होता है तो उसके बाद जो अंतिम मोहर लगती है वो किसके द्वारा लगाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कोई भी अध्यादेश जारी होता है, यानी जब दोनों सदनों में शून्यकाल की स्थिति चलती है तो 6 सप्ताह के लिए अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश है वो जारी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो ये शक्तियां आप याद रखना। किसकी शक्तियां हैं? ये राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति की ये कौन सी शक्तियां हैं? ये सामान्यकालीन शक्तियां हैं, जिसमें देखो कार्यपालिका, विधायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायपालिका शक्तियां। और ये प्रश्न बन रहा है मोस्ट है, ये प्रश्न है मोस्ट बन रहा है। तो इस प्रश्न को आप ढंग से पढ़ना। मेरे वीडियो के माध्यम से जो मौखिक चीज आपके समझ में आ रही है वो, उसके बाद बुक से इसको ढंग से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन मेरे अंदाज से सहायतक जरूर पूछा जाएगा। अब इस वीडियो में आज इस चैप्टर में इतना ही भाग, अभी पूरा नहीं हुआ ये चैप्टर। इसका खंड ए पूरा हुआ है, इसका खंड ए पूरा हुआ है, इसका खंड बे शुरू होगा कल। और राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, यानी वहां से शुरुआत होगी उसकी। उसके बाद मंत्रिमंडल है पूरा, प्रधानमंत्री है और न्यायपालिका, वो इस अध्याय में बचे हुए हैं। उनको खंड बे में हम लेंगे, जो वीडियो अगले वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मेरा पहली बात तो ये कहना है कि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं।
ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यार लाल टीचर को तो बहुत इनसे लाभ हो रहा है, ये तो इसीलिए बनाते हैं। नहीं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये जो अंतराल आया है एग्जाम के बीच में, जो अंतराल आया है, ताकि ये बच्चे हैं वो टच में रह सके, इनके वीडियो के माध्यम से उनका दौरान हो सके, एक बार फिर से दौरान हो सके। ये तो संभव है नहीं कि कक्षा में बैठ करके आपका दौरान किया जा सके, तो मैं वीडियो बना करके प्रत्येक को ये प्रयास करने का ये मेरा एक उद्देश्य यही है कि प्रत्येक तक मैं ये सूचना पहुंचाऊं, ताकि वो मेरे रिवाइज की प्रणाली को एक वीडियो के माध्यम से पूरी कर सके। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरा कोई मूल उद्देश्य वैसा नहीं है कि मेरा मकसद है कि मैं कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं। नहीं, मेरा मूल उद्देश्य यही है कि आपका एक बार रिवाइज हो जाए और अच्छे अंक है वो आप इस सामाजिक विज्ञान में वो प्राप्त कर सके। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।